जो मामला है लाइन इंटीग्रल को सीखने वाला, काशीज़ थ्योरम और लाइन इंटीग्रल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हम लाइन इंटीग्रल अगर नहीं जानेंगे कि क्या होता है, तो हमें काशीज़ थ्योरम अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। तो लाइन इंटीग्रल आप लोगों ने किए होंगे, सिंपल कोई भी इंटीग्रल है तो उसको आप लाइन इंटीग्रल बोलते हो, जो वन डायमेंशन में जो आप इंटीग्रेशन करते हो, कि किसी एक वेरिएबल पे जो इंटीग्रेशन होती है वन डायमेंशन में। वैसे तो डबल इंटीग्रल्स भी होते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल्स भी होते हैं, लेकिन लाइन इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल को बोला जाता है। अब जो कि हम काम कर रहे हैं कम्प्लेक्स थ्योरी में, कम्प्लेक्स नंबर के साथ हमारा काम जुड़ा हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन होगी वो किसी कम्प्लेक्स प्लेन पे होगी। मतलब कम्प्लेक्स प्लेन से मुराद है कि एक्स और वाई एक्सिस होंगे जैसे नॉर्मली होते हैं, हम पढ़ते रहे इंटीग्रेशन में, और जो फंक्शन डिफाइन होगा, जो लाइन डिफाइन होगी, वो इस मतलब इसका इमेजिनरी जो एक्सिस होगा और जो रियल एक्सिस होगा उसी के बीच में इंटीग्रेशन हुआ करेगी सारी की सारी। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर सिंगल वेरिएबल होता तो फिर इंटीग्रेशन ज़रा आसान होती ना, कि वो सिंपली आप डी एक्स कर देते या सिंपली डी वाई कर देते उसको, उसका वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट्स में उसकी इंटीग्रेशन होगी। और इसी तरह जो वेरिएबल होगा डी जी, उसको भी हम स्प्लिट करेंगे। अगर जी वेरिएबल एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जो आपका होगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो स्कीम यूज होगी उसमें डी जेड आएगा, और डी जेड के फिर ज़ाहिर दो कंपोनेंट बनेंगे, डी एक्स और आयोटा डी वाई। तो थोड़ा सा काम कम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन हमें ये कहा जाएगा कि किसी खास लाइन के अलोंग की जाए। मतलब कोई कर्व हो सकता है इस किस्म का, फॉर एग्जांपल इस तरह की लाइन हो सकती है, और हमें कहा जा सकता है कि किसी एक इनिशियल पॉइंट से चलें आप और किसी फाइनल पॉइंट तक चले जाएं इस तरह करके, और इसके दरमियान इंटीग्रेट करें। तो इस लाइन की भी एक इक्वेशन दी हुई होगी। इस बुक वाले ने यहाँ हमें ये बताया हुआ है कि ये लाइन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है कि गैमा ऑफ टी इक्वल्स एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। तो ये इस लाइन को लिखने का एक तरीका है। टी एक अनदर वेरिएबल है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और टी इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं साथ, लेकिन वक्ती तौर पे ये समझ लें कि ये इस लाइन की इक्वेशन है, और ये लाइन जो है वो किसी वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रही है। इसके इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स और वाई, जो कि एक अनदर वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहे हैं। और टी की जो लिमिट है वो भी बिटवीन टू नंबर्स है, ए एंड बी। टी इज बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। इसी तरह कम्प्लेक्स फंक्शन को आपको पहले ही मालूम है कि हम कोई फंक्शन ऑफ जी हो तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में। ये भी आप लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है u और आयोटा v की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि क्या मतलब है इस सारी बात का, इस लाइन का क्या मतलब है, और इंटीग्रेशन का इटसेल्फ क्या मतलब है इन कम्प्लेक्स एनालिसिस। तो वो उसकी सेकंड पेज पे हम जाते हैं और एग्जांपल 3.1 करते हैं। एग्जांपल 3.1 हम करेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा चीज़ों की समझ आएगी ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली एग्जांपल है कि हमने इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, एफ ऑफ जी इज गिवन एज जी स्क्वेयर। ये फंक्शन गिवन है हमें, और हमें कहा जा रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करें एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, बिटवीन दो पॉइंट्स दिए हुए हैं कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 1 प्लस आयोटा। कैसे इंटीग्रेट करना है? फ्रॉम 0 to 1 प्लस आयोटा। तो इसकी आसान आसान तरीका तो हम यही करेंगे, अगर हम पुराने तरीके से चलें जो हम जनरली करते होते हैं जब कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास नहीं हुआ करते थे। तो उस दौर में तो हमारे पास इंटीग्रेशन का बड़ा ही आसान मेथड था। हम क्या करते थे कि सिंपली डिफाइन करते थे इंटीग्रेशन ज़ीरो
टू 1 प्लस आयोटा जी स्क्वायर टी जी, और इसका जो इंटेग्रल है वो आपको पता है जी स्क्वायर का होता है जी क्यूब ओवर 3, और इसी के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं 0 से 1 प्लस आयोटा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले की हुई हैं, सिंगल वेरिएबल के लिए आप इस तरह से इंटीग्रेशन करते होते हैं, और फिर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट इज़ 1 प्लस आयोटा की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3, और माइनस जो आगे टर्म जीरो वाली होगी वो हम नहीं लिखते, ऐसा उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख सकता हूँ -0। दो लिमिट्स आप पुट करेंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा टू द पावर क्यूब ओवर 3। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि बाद दफ़ा आपको लाइन दी हुई है स्ट्रेट लाइन, और उसकी इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं या पैरामीटराइज कर सकते हैं आप उसको। दूसरा तरीका ये होता है कि इंटीग्रेशन आपने यही करनी है, लेकिन ये तो चूंकि एक सिंपल इंटीग्रल था, सिर्फ जी स्क्वायर था इसके अंदर मौजूद, तो इसकी तो हमें वैसे भी पता था कि इजी है इंटीग्रेशन, कोई मसला नहीं है हमें। लेकिन ऐसा हो सकता था कि ये इंटीग्रेशन ना हो मौजूद, इस तरह का वेरी आसान सा फंक्शन मौजूद ना हो, थोड़ा सा मुश्किल फंक्शन हो, तो उसमें हम ये करते होते थे कि करते आप शायद आप लोगों ने शायद इंटीग्रेशन की हो या ना की हो, लेकिन चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते होते हैं। तो अगर हमें लाइन गिवन है 0 से 1 प्लस आयोटा, तो हम इसी को यूज़ करते हुए एक फंक्शन बना सकते हैं, या हो सकता है फंक्शन हमें गिवन हो क्वेश्चन में कि आपको फंक्शन स्ट्रेट लाइन का साथ दिया हुआ है, और वो फंक्शन है आपके पास इस शेप में गैमा ऑफ टी विच इज़ गिवन एज टी टाइम्स 1 प्लस आयोटा। तो ये एक फंक्शन है अब स्ट्रेट लाइन का, दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस पढ़ी हुई हैं, लेकिन अब आप लोगों को याद नहीं होगी या मसला होगा, तो मैं बता देता हूँ, दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन इसी के ऊपर करनी है, तो उसके लिए पहले हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और फिर यही जो फंक्शन है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इसी को z को रिप्लेस कर देते हैं गैमा से। सो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स और पैरामीटराइजेशन। सो वी रिप्लेस z with gamma of t, and this process is called parameterization of the function. ये जब करेंगे तो अब हमने z को तो गैमा से रिप्लेस कर दिया है, तो अब डी जी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, z है तो डी जी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंज ऑफ वेरिएबल्स है ना। तो वो कैसे निकलेगा आपके पास, वो आप लिखेंगे z, आप लिखें ना यूं, गैमा 1 प्लस सॉरी c इक्वल्स t 1 प्लस आयोटा, ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसका अगर इसको हम कह रहे हैं गैमा ऑफ टी, तो डी जी किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इसको आप डिफरेंशिएट कर दें टी 1 प्लस आयोटा को, तो ये बच जाएगा। इसको आप करेंगे ना डी, अगर आपको वो याद हो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट नहीं, चेन रूल किसी को याद है क्या होता है, ये हमने पिछले किसी लेक्चर में पढ़ा भी है। यहाँ पे हम लगाएंगे चेन रूल, कैसे लगेगा वो, एनीवन हियर, कोई सुन रहा है मुझे? सर विद रिस्पेक्ट सर टू डी एक्स ओवर डी जी डॉट डी वाई ओवर डी जी, वो दो वेरिएबल कैसे आ गए सर कि चेन रूल में? सही है, सपोज करेंगे ना इसमें, सपोज तो कर दिया ना, z कर दिया इक्वल टू गैमा ऑफ t के इक्वल। अब हमने
डिफरेंशिएट करना है इसको, तो इसके अंदर तो हमारे पास वो डी जी है ना सिंपली, तो हम सिर्फ इसको टी के हिसाब से करना चाह रहे हैं ना। तो अगर हम डी गैमा ऑफ टी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा सिंपली। ऐसे करेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा, और साथ इसके क्या आ जाएगा, ई एफ डी टी इधर आ गया ना, चलो इसको साथ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर हम यूं करते, इसको ना लिखते इस तरफ, तो फिर ऐसे लिख सकते थे डी टी इधर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डी गैमा ऑफ टी का, टी गैमा बाय टी टी है। ओके, ये तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स हो गया हमारे पास। अब हम ये पुट करते हैं ओरिजिनल फंक्शन में, जो कि क्या है, जी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप यहाँ जाएंगे इस तरफ, ये जी स्क्वेयर मौजूद है, इसकी वैल्यू लिखेंगे आप गैमा अब टी से उठा के, तो हो जाएगा टी स्क्वेयर 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर। ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ से ये आ जाएगा। और डी जी की जगह आप पुट करेंगे, तो इसका मैं एरो करेक्टली बनाऊं ताकि आप लोगों को फिर ये जी स्क्वायर की जगह आ गया, और डी जी की जगह जो भी हमने कैलकुलेट की है वैल्यू वो आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली 1 प्लस आयोटा डी टी। तो ये इसे कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ये जब हो गया तो अब काम आसान है आपका। अब आपने ये देखना है कि अगर आपकी ओरिजिनल लिमिट थी वो थी 0 से 1 प्लस आयोटा, तो वही लिमिट आप इन टर्म्स ऑफ टी एक्सप्रेस करेंगे तो वो कैसे चेंज होगी। तो ये कैसे निकालते होते हैं, ये आप प्रोसेस आप लोगों ने कहीं मैथमेटिक्स में किए होंगे, तो वो कोई मुझे बता सकता है कि कैसे करेंगे, कोई भी कौन सा बंदा? सर, ये लिमिट चेंज करने वाला सर? हाँ, लिमिट चेंज करने वाला, ये पहुंच गए तुम उस जगह पे। सर ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना सर, हाँ, ये ये है जो ना, जहाँ ये पे है ना सपोज गैमा, किया हुआ है। ठीक है टी। तो जहाँ जी, पे जब टी जीरो होगा, जीरो से स्टार्ट होना है ना, तो टी जीरो होगा तो यस ये क्या सर। हो जाएगा, ये सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सर। जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी लिमिट इधर। और दूसरी लिमिट क्या है, टी जब क्या हो, 1 हो सर, हाँ नहीं, तो लेकिन सेम ओरिजिनल, इक्वेशन आ जाएगी सर। हाँ सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो वो 0 से 1 तक हम जाएंगे तो वो एक्चुअली हम उसी लिमिट को लिख रहे हैं ये टी की फॉर्म में। ये वही यस लिमिट सर। है 0 से 1 प्लस आयोटा जो कि हमने लिखी हुई है 0 और 1 की फॉर्म में, क्योंकि हमारा वेरिएबल चेंज हो गया था। ये वो बातें जो आप लोगों ने काफी दफा पहले की हुई हैं। तो आप जब लिखेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा क्यूब, जो कि आप बाहर ले आएंगे, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस आयोटा क्यूब बाहर ले आएंगे और अंदर बचेगा आपके पास टी स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर डी टी बचेगा आपके पास यहाँ पे। ये मैं कहाँ लिखूँ जी, मेरे पास जगह कम होगी। चले मैं इसको बिहाइंड इसके लिखता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ आपके पास बचा है 1 प्लस आयोटा क्यूब और इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, और अंदर है टी स्क्वेयर डी टी। ये आपके पास बच गया था यहाँ पे। तो यहाँ से आप लिखेंगे 1 प्लस आयोटा क्यूब और टी क्यूब ओवर 3, और यहाँ से लिमिट आएगी आपके पास 0 से 1। और ये दोनों लिमिट जब आप पुट करेंगे तो 0 वाली लिमिट तो 0 कर देगी, और 1 वाली लिमिट जो है वो 1/3 का फैक्टर आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द यस डे सर। आपके पास वही आंसर आएगा जो आपके पास वो उस तरह से आया था सिंपल इंटीग्रेशन करके। ये वाला आंसर ये था 1 प्लस आयोटा क्यूब ओवर 3। ये क्या है, ये जो लिखा हुआ ना इस तरह करके फैंसी करके, ये असल में है क्या, दिस इज 1 प्लस आयोटा टू द पावर क्यूब 3 ओवर 3। ओवर 3, ये है सर आंसर। तो दोनों सर केसेस में आंसर तो आ गया। जी जी सर, ये जो हमने डी जी की वैल्यू निकाली है 1 प्लस आयोटा डी टी, हाँ जी बिल्कुल निकाल सर लिया। दरअसल ये हमने z की जो वैल्यू है t इंटू 1 प्लस आयोटा, इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू हाँ t। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, यही कंफर्म करना यही था। है, बिल्कुल यही किया है, ये बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले।
अच्छा, अब ये तो होगी एक इंटीग्रेशन जो कि हमें बताया गया था कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। अब दूसरी हमें इंटीग्रेशन फंक्शन चेंज कर दिया गया है। फंक्शन अब हमें बता दिया गया है कि फंक्शन है z बार या z अस्टेरिक इसे कहते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सही। तो अगर z हमारे पास अब z तो नहीं गिवन ना, z उस तरह से गिवन नहीं है, तो हम इसको भी पैरामीटराइज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं वो उसी तरह दी हुई हैं, वही स्ट्रेट लाइन है 0 से 1 प्लस आयोटा वाली। और कहा गया है कि इस फंक्शन को आप निकालो, कंप्यूट करो, कैलकुलेट करो। तो प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ हम ये करेंगे कि इसमें हम z की जगह z प्राइम यूज करेंगे। और चूंकि हमारे पास गैमा जो है ओरिजिनल वो क्या था, gamma we had gamma of t was t into 1 plus iota। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा उसकी जगह, जब हम dz करेंगे फॉर एग्जांपल, ये तो गैमा तो उसी तरह यूज करेंगे, इसमें तो चेंज नहीं कर सकते हम। लेकिन जब हम z इस तरह से गिवन है, z प्राइम गिवन है, इसका dz प्राइम करेंगे, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसका प्राइम करके कंप्यूट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम कंप्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि ओरिजिनली तो देखो ना, फंक्शन में अगर सिर्फ z होता तो फिर तो आसान था ना काम। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एक और आसानी है हमारे लिए, हम प्राइम या तो हम dz को प्राइम करेंगे या ओरिजिनल फंक्शन को प्राइम करेंगे। तो बुक वाले ने कहा है कि ओरिजिनल फंक्शन को प्राइम कर दो, तो वो यूज कर लेते हैं उसकी जगह, क्योंकि हमने कैलकुलेट तो z प्राइम करना है ना, तो हम इसको प्राइम करने की जरूरत नहीं है फिर। तो हम अगर गैमा ये था तो जो कि बराबर था, हमने लिखा था शुरू में कि दैट इज इक्वल टू z ऐसे लिखा था हमने, z इक्वल्स गैमा। तो z प्राइम क्या होगा, सिर्फ आयोटा वाली टर्म, आयोटा वाली टर्म को माइनस कर देंगे, तो t 1 माइनस आयोटा। और जब dz करेंगे तो dz ओरिजिनल फंक्शन को ही करेंगे, इस वाले को ही, ऊपर वाले को। तो dz उसी तरह रहेगा, 1 प्लस आयोटा ही रहेगा, 1 प्लस आयोटा dt ही रहेगा वो। ओके, ये चीज़ें सारी उठा के हम इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगी चीज़, और वो ऐसी लिखी जाएगी इस स्टेप में, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और 0 से 1। सर इसका भी डेरिवेटिव लेते हुए वो चेन रूल ही लगेगा। वो तो एक दफ़ा ले लिया ना, बार बार क्या करना उसका, बार बार चेन रूल कौन सा लगाना तुमने। अच्छा, टी डी टी आ जाएगा यहाँ से, 0 से 1 लिमिट होगी। और टी डी टी का क्या होता है, टी स्क्वायर ओवर 2 इंटेग्रल, और वो लिमिट्स पुट करेंगे तो बचेगा आपके पास एक 2 नीचे शायद बच जाएगा आपके पास, 1/2 बचेगा इस जगह से। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, और वो 2 और इस 2 से कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपके पास, नेट आंसर आएगा 1, ये वाला, दिस आंसर। ठीक, ये क्लैरिफाइड है। यस सर। अब ये तो था आसान काम जी। हारून F18 हारून, कोई क्वेश्चन है या वैसे आप रखिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छा चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कंप्यूट सेम जी स्क्वायर डी जी, ये वाला एग्जाम्पल 3.3 है कि उसी को कैलकुलेट करना, लेकिन अब जो लिमिट्स हैं वो चेंज हैं, अब उसको यूनिट सर्कल पे करना। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 हो, जिसका रेडियस कितना हो, 1 कोई भी यूनिट हो सकती है, वो 1 मीटर भी हो सकता है अगर मीटर की यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, या 1 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप इसको ये समझेंगे 1 की यूनिट है इसकी। तो अब फ़र्क ये आएगा कि जो पैरामीटराइजेशन है वो फ़र्क हो जाएगी। अब फंक्शन तो वही है ना, फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा। तो जब हम सर्कल पे इंटीग्रेशन किया करेंगे, ऐसा पाथ जो कि एक सर्कल के अलॉन्ग जा रहा हो, तो उसमें हम पैरामीटर ये यूज़ करेंगे, गैमा ऑफ थीटा या गैमा ऑफ टी। इसको आप टी भी यूज़ कर सकते हैं, थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल मैटर नहीं करता।
ये है आपकी पैरामीटराइजेशन की इक्वेशन। z को आप पुट करेंगे y ऑफ थीटा के, और y ऑफ थीटा एक्चुअली इक्वल होगा e टू द पावर आयोटा थीटा के। और थीटा वहाँ t की लिमिट हमने रखी थी ना 0 से 1, यहाँ पे थीटा की लिमिट चूंकि सर्कल पे चल रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए, जो इंटीग्रेशन है वो पूरे कंप्लीट सर्कल पे कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री के दरमियान ही रहेगी ये लिमिट, तो ये लिखी हुई है लिमिट इस पे, दैट इज थीटा इज बिटवीन 0 से 2 पाई, 2 पाई मीन्स 360 डिग्रीज। और जब हम इस तरह से पैरामीटराइज करेंगे तो जो डी गैमा ओवर टी थीटा है, ये असल में क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है डी गैमा ओवर टी थीटा, तो ये आ जाएगा आयोटा टाइम्स ई टू द पावर आयोटा थीटा। एक आयोटा का फैक्टर बाहर आ जाएगा ना आप डिफरेंशिएट करेंगे तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स आप करेंगे, जी स्क्वायर की जगह ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे वो चेन रूल जब अभी किसी ने बात की थी तो वो चेन रूल भी इधर भी उसी तरह का ही लगेगा, कुछ फर्क नहीं हो, चेन रूल तो सेम ही रहता है हमेशा। तो ये आ जाएगा आपके पास जी स्क्वायर की वैल्यू, और डी जी की वैल्यू आ जाएगी आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो दिस विल बी लाइक दिस। तो अब आपके पास काम आसान हो जाएगा, ई टू द पावर में एक दफ़ा 2 आयोटा थीटा है और एक दफ़ा आयोटा थीटा है, तो ये दोनों मिल मिला के कितने हो जाएंगे, ई टू द पावर आयोटा 3 थीटा यहाँ पे इस इक्वेशन में, और आयोटा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगी थीटा वेरिएबल पे। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन है वो कैसे की जाती है, पता है नहीं पता, इंटीग्रेशन की एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, वही वेरिएबल होता है ना सेम। तो अगर e टू द पावर 3x हो Yes, तो e टू द पावर 3x हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आनी चाहिए, 3 1/3 into e power 3x। हाँ जी बिल्कुल, तो यही आया हुआ है एग्जैक्टली। तो लिमिट का ध्यान रखना है आपने, और लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से 2 पाई तक। और यहाँ पे चूंकि आपके पास सिर्फ x नहीं है बल्कि आयोटा भी है ना, तो एक आयोटा भी बाहर आएगा और नीचे की तरफ, और ये नीचे वाला आयोटा ऊपर वाले आयोटे से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस टर्म में कोई आयोटा मौजूद नहीं है ड्यू टू इंटीग्रेशन। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर 2 पाई 1 होता है, और e टू द पावर 0 भी 1 होता है, और 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। 1 माइनस 1 करके ये आपका सर ये आयोटा वाली बात दोबारा थोड़ा क्लेरिफाई कर दें। मैंने अभी आप लोगों से पूछा ना कि e टू द पावर 3x किसके बराबर होता है, ये सिंपली ये पूछा था, तो आप लोगों ने बताया dx ये बराबर होता है e टू द पावर 3x ओवर 3, ये बताया आप लोगों ने। तो 3 एक कांस्टेंट है ना, तो अगर इसमें कांस्टेंट कुछ और होता, 3 आयोटा होता कांस्टेंट, तो वो आयोटा नीचे आ जाता ना साथ उसके, कि नहीं आता? यस सर। हाँ बस इतनी सी बात है, बस ये इतनी सी ही बात है, इससे ज़्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल 3.4 है हमारे पास। एग्जांपल 3.4 में वही फंक्शन है जो हमने 3.2 में किया था, जी प्राइम ही है, लेकिन इस दफ़ा इसकी इंटीग्रेशन भी यूनिट सर्कल के साथ करनी है, तो वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। उसमें इसने बस वेरिएबल का नाम थीटा रख दिया था, इधर इसने वेरिएबल का नाम टी रख दिया है, तो नथिंग डिफरेंट, और बिल्कुल वही चीज़ होगी उसी तरह, और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वो आएगा 2 पाई आयोटा। क्या आ जाएगा आंसर, 2 पाई आयोटा, जब हम कंप्यूट करेंगे जी बार या जी प्राइम वाला फंक्शन इसी पैरामीटराइजेशन को यूज़ करते हुए। तो अब 5 मिनट बाकी हैं इस मीटिंग में, और मीटिंग हम एक नई शुरू करेंगे, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके। तो ये जो अभी तक हमने 2-4 चीज़ें की हैं छोटी मोटी, इसके मतलब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। नो सर। अच्छा ओके, तो नेक्स्ट जो Excuse me, हमारे sir. पास, जी जी बोलो। सर ये पैरामीटराइज्ड वाला फंक्शन जो हमने लिखा है गैमा ऑफ टी इक्वल टू जी जी e रेज टू पावर आई टी, ये थोड़ा सा बता रहे हैं सर, इसकी समझने लगी है किस तरह की है। ये आप फिलहाल इसको आप याद ऐसे रख लो
कि सर जो आपने अभी ये डील यूनिट किया ना सर्कल में आयलर हम फार्मूला, पैरामीटराइज कर रहे हैं आयलर सर, ये वाले यूनिट सर्कल देखो, स्टेप यूनिट बता सर्कल दें, से बाकी मुराद तो है समझ 0 से लग 2 गया। पाई तक जाना। आपने बात सुनो ना मेरी, यूनिट सर्कल से मुराद है कि 0 से 2 पाई तक जाना, एक बात। दूसरी बात, ई टू द पावर आयोटा थीटा क्यों लिखा है? हेलो अच्छा, इसको आवाज ही नहीं आ रही, चलो बात ही खत्म होगी फिर तो जुल्करनैन बता दूंगा तुम्हें। ई टू द पावर आयोटा थीटा को आप अगर आयलर्स फार्मूला यूज करें ना तो कैसे लिख सकते हैं? ये कोई बता सकता है? ये भी कोई नहीं पता। देखो ये तो लाते हैं आपको, ये होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो हमने बेसिकली इधर से उठाई है चीज़, सर्कल की बात जब हमने की है तो सर्कल में इस तरह का फंक्शन लिखा जाता है जब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो। और असल में ये होना चाहिए था आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। क्या होना चाहिए था? आर ई टू द पावर, लेकिन आर 1 है ना, यूनिट सर्कल है, तो आर आपने कितना लिया हुआ है इसमें? आर इक्वल टू 1, यूनिट सर्कल की ये बात है। यूनिट सर्कल की जब भी आपसे कहा जाए कि पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखो तो वो क्या लिखी जाती है? आर ई टू द सर पावर आवाज आयोटा की समझ नहीं लग रही, कट थीटा, कट के आ रही है आर समझ। ई टू द पावर आयोटा थीटा। और आप एक को नहीं आ रही, बाकी लोगों को तो आ रही है। वैसे भी ये रिकॉर्डेड मिलेगा आप लोगों को ना बाद में भी। फिलहाल ये एंड करने लगा हूँ, तो आपको मैं 4:45 पे दोबारा बुलाता हूँ। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा बीच में ब्रेक कर लें। ओके सर।